ITI इलेक्ट्रिकल एडवेंचर में आपका स्वागत है दोस्तों। हम ये पार्ट सेकंड है। जो F S1 जो दिखा है, इसका 25 क्वेश्चन मैंने पहले ही अपलोड कर चुके हैं। जो बाकी के 25 क्वेश्चन मैं अब फिर से अपलोड कर रहा हूँ। ये सेमेस्टर सेकंड का है, ये पेपर है जिसमें आपका देखिए इस समय सेकंड सेमेस्टर वाइज तो पेपर नहीं हो रहा है, एनुअल पेपर हो रहा है। लेकिन जो भी क्वेश्चन है आपके चैप्टर रिलेटेड है, आप देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि आपके क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो ट्रांसफार्मर की जो अब यहाँ से 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग उठा रहे हैं। ट्रांसफार्मर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं इस पेपर में। तो तो स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर इन्होंने दे रखा है कि ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टूल निम्न की हिदायत करता है। यानी जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है, यानी जो शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट किया जाता है, तो वो ट्रांसफार्मर का क्या निर्धारित करता है? कोर लॉस, आयरन लॉस, कॉपर लॉस या हिस्टेरिसिस लॉस। देखिए मुख्यतः ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की हानियाँ होती है, जिसमें कॉपर लॉस होता है, एक आयरन लॉस होता है। देखिए जो आयरन लॉस होता है उसके अंदर आपके आयरन लॉस में इसके अंदर आपके कोर लॉसेस, हिस्टेरिसिस और एक और कोर इसी के अंदर आ जाता है, तो हिस्टेरिसिस और एडी करंट हो जाता है। जो कॉपर लॉस होता है आपका, कॉपर लॉस आपका ये आपके बैंडिंग में होता है। तो शॉर्ट सर्किट जो हम लोग ट्रांसफार्मर का निर्धारित करते हैं, वो हम लोग कॉपर लॉस के लिए निर्धारित करते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कॉपर लॉस द्वारा हम निर्धारित करते हैं। कॉपर लॉस के लिए निर्धारित करते हैं। 27 नंबर है, वोल्टमीटर के लिए मल्टीप्लायर क्या होता है? यानी एक वोल्टमीटर है, उसके मल्टीप्लायर यानी उसमें जो भी आप उसकी रेंज को बढ़ाने के लिए मल्टीप्लायर का यूज किया जाता है। देखिए जो भी वोल्टमीटर है उसकी रेंज को बढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा मल्टीप्लायर का यूज करते हैं। जो 27 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछा है कि कह रहा है कि मीटर मूविंग मूवमेंट के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, या मीटर मूवमेंट के समांतर क्रम में, या मीटर मूवमेंट के श्रेणी के समान रूप से 1 ओम से कम प्रतिरोध, या मीटर मूवमेंट के श्रेणी क्रम के साथ साथ समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध। देखिए जो हमारा वोल्ट मीटर होता है उसमें हाईएस्ट रजिस्टेंस आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसमें जो इसमें वोल्टमीटर में लगाया जाता है तो मल्टीप्लायर कहते हैं, और जब एमीटर में लगाया जाता है तो इसे शंट कहते हैं। तो यानी आप हमेशा मीटर मूवमेंट के साथ श्रेणी क्रम में क्या करेंगे? उच्च प्रतिरोध लगाएंगे। उच्च प्रतिरोध से आपका जो भी वोल्टमीटर का रेंज है और आगे बढ़ जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन का है, एक कैथोड रे एसिलोस्कोप के दो इनपुट फेज के बाहर 90 अंश के समान एम्पलीट्यूड के सेनुलाइड है तो उत्पन्न पैटर्न होगा। इंग्लिश में सुन लीजिए। वेन टू इनपुट ऑफ ए कैथोड रे एसिलोस्कोप आर सेनुसोलाइड ऑफ सम एम्पलीट्यूड 90 डिग्री आउट ऑफ फेज द पैटर्न जनरेटेड टू बी। यहाँ पे जो पैटर्न आपका जनरेट होगा तो सर्कल जनरेट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही होगा, ब्रीथ, यानी सर्कल आपका होगा। ठीक, ऑप्शन में यही है, यही होगा आपका डी। फिर 29 नंबर क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, निम्न में से किस कैथोड एसिलोस्कोप का हृदय माना जाता है? यानी वही उसका हृदय है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो लिखा जाएगा, व्हाट इज कंसाइडर्ड एज द हार्ट ऑफ कैथोड रे एसिलोस्कोप। यानी कैथोड रे जो एसिलोस्कोप है इसका हार्ट किसे माना जाता है? शॉर्ट टूथ जनरेटर को, कैथोड रे ट्यूब को, या हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को, या वर्टिकल एम्पलीफायर। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब हम लोग हमेशा मानते हैं। कैथोड रे ट्यूब है जो कि इसका हार्ट माना जाता है एसिलोस्कोप का। ठीक है, इसका नाम भी है कैथोड रे एसिलोस्कोप। तो यानी कैथोड रे सीधे होगा, अगर आपको नहीं पता तब भी अगर थोड़ा सा ही पता है तो इसे तुक्का मार के आप लोग काम चला सकते हैं। ट्रांसफार्मर के वाई सेकेंडरी में फेज करंट लाइन करंट निम्नलिखित के अनुसार होगा। देखिए ये पूछा है, तो देखिए जो डेल्टा होता है, डेल्टा में जब हम देखते हैं तो इसमें लाइन करंट और फेज करंट क्या होता है? दोनों बराबर होता है। ठीक है, वही जब हम स्टार में बात करते हैं, स्टार में हमारा भी जो लाइन करंट होता है वो
फेज करंट के क्या होता है, बराबर होता है। तो फेज करंट के हमारा क्या, वो बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है यही सही होगा कि लाइन करंट बराबर फेज करंट। ठीक है, देखिए वाई जो सेकेंडरी दिया गया है, हम लोग स्टार कनेक्शन को वाई से भी प्रदर्शित करते हैं और वाई ही उसे कहा जाता है, वाई कनेक्शन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो वाई से आप अचंभित मत होइए कि वाई होता क्या है, तो ये स्टार की बात कर रहा है। ठीक है, 31 है, ईएलसीबी का उपयोग निम्नलिखित में से किया जाता है। ईएलसीबी मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसका उपयोग इन्होंने पूछा कि किस रूप में किया जाता है, ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट या उपरोक्त सभी या पर्सनल शॉक। देखिए जो ईएलसीबी का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है तो पर्सनली शॉक के लिए, अगर हमको ईएलसीबी लगाया जाता है तो पर्सनली जो हमके शॉक लगता है उसको बचाने के लिए हम लोग ईएलसीबी का प्रयोग करते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जिसे कहा जाता है। यानी जब थोड़ा सा भी अगर बिजली करंट लीकेज होगा तो ये तुरंत ट्रिप कर जाएगी। ठीक है, इसका ये विशेष गुण होता है, इसलिए इसे अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। 32 नंबर जिन्होंने पूछा है कि कैपेसिटर फिल्टर युक्त फुल वेव रेक्टिफायर उपयोग निम्नलिखित किया जाता है। यानी जो कैपेसिटर से फील है, यानी इंग्लिश में बात करें तो कहा गया है ये फुल वेव रेक्टिफायर विथ कैपेसिटर फिल्टर इज यूज फॉर, यानी केवल हाफ वेव, मतलब जो आप लोग फिल्टर यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं, किस में किया जाता है, केवल हाफ वेव में, केवल फुल वेव में, या रेक्टिफिकेशन तथा रिपल फिल्टरिंग के लिए। देखिए मुख्यतः जो कैपेसिटर होता है जब हम लोग रेक्टिफायर में यूज करते हैं तो ये रिपल जो होती है इसी को दूर करने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। इस रिपल को दूर करने के लिए जो एसी की रिपल हमारी ऐसे करके हाफ वेव में ऐसे करके रह जाती है, इस रिपल को दूर करने के लिए हम लोग कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल एक देखिए हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए, फुल वेव रेक्टिफिकेशन रिपल के लिए, तो तीनों ऑप्शन क्या है हमारे सही है। इनमें से कोई भी एक, यानी इनमें से कोई भी एक, यानी सभी क्या है हमारे सत्य हैं। अगर आप देखेंगे तो एनी ऑफ दी, यानी सभी के लिए क्या है, सही है, सभी में यूज किया जाता है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है, इन एनालॉग मल्टीमीटर में का मापन नॉन लाइनर स्केल पे किया जाता है। एनालॉग मल्टीमीटर, देखिए जो एनालॉग मल्टीमीटर होता है मेजरेड इन नॉन लीनियर स्केल, जो नॉन होता है, तो देखिए प्रतिरोध भी मांग मल्टीमीटर का है। देखिए मल्टीमीटर क्या नाम था, मल्टीमीटर का AVO मीटर भी कहा जाता है, यानी एम्पियर वोल्ट करंट, ये तीनों मापता है। ठीक है, तो इसलिए इसके क्या हो उपरोक्त सभी, इसका आंसर ऑल ऑफ एबो रहेगा। ठीक है, मल्टीमीटर है तो ये सभी को मापेगा, चाहे एनालॉग हो या डिजिटल हो। आप कहीं भी जाते हैं, रेडियो की दुकान पे जाते हैं जहाँ सब बनाते हैं, वहाँ देखिएगा AVO मीटर होता है। ठीक है, जो रजिस्टेंस करंट फ्रिक्वेंसी लगभग फ्रिक्वेंसी नहीं, ये सब रजिस्टेंस करंट कैपेसिटर ट्रांजिस्टर सब चेक किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग मल्टीमीटर का यूज प्रतिरोध वोल्ट और धारा मापने के लिए करते हैं, याद रखिएगा। 34 नंबर है, कार्यप्रणाली की आवेशित धारा पर निर्धारित होता है। यानी ये पूछ रहा है कि द वर्किंग ऑफ द बेसिड इन रिजिडुअल करंट यानी आवेशी धारा, जो हमारी धारा बच जाती है उसके लिए कौन काम करता है। तो हमारा जो आवेशी धारा होती है इसके लिए हमारा ईएलसीबी होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ईएलसीबी होगा। ठीक है, मतलब जो हमारा भी थोड़ा सा भी अगर धारा हमारी अगर थोड़ा भी कहीं लीकेज कर गया तो वहाँ हमारा काम करता है ईएलसीबी। एमसीबी जो होता है हमारा सिंगल फेज के लिए होता है, एमसीसीबी जो होता है हमारा 3 फेज के लिए होता है। ठीक है, और रिले जो होता है हमारा सर्किट ब्रेकर की तरह, हमारा सर्किट ब्रेकर नहीं हम कह सकते, ये एक प्रकार के क्या होता है, ये सुरक्षा यंत्र होता है जो कोई फॉल्ट आने पे क्या करती है, सर्किट को सप्लाई से अलग कर देती है, बस वही है। 35 नंबर है, या 10 संबंधे यानी 10 रेशियो और वन ट्रांसफार्मर, एक रेशियो का ट्रांसफार्मर को 20 वोल्ट डीसी सप्लाई दी जाए तो सेकेंडरी में वोल्टेज होगा। देखिए रेशियो कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब किसी भी ट्रांसफार्मर में अगर जब आप प्राइमरी में डीसी वोल्टेज देंगे तो सेकेंडरी का जो वोल्टेज होगा आपका 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि हमारा जो भी ईएमएफ है वो म्यूचुअल ईएमएफ के रूप में वर्क नहीं कर पाएगा, यानी यहाँ पे हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक, आगे है
36 नंबर, राशियों के मापन के लिए इंडक्शन टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए जाते हैं। राजी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एन इंडक्शन टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, मतलब जो मेजरिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, जो इंडक्शन टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है कहाँ प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, जो इंडक्शन टाइप होता है सिर्फ वो एसी पे काम करेगा, ना कि डीसी पे काम करेगा, ठीक है। वो तो एसी हमारा सही होगा क्योंकि इंडक्शन हमारा एसी पे ही काम करता है। पिछले पेपर में हमने हल किया था इसी तरह, यही क्वेश्चन उसमें भी था। उसमें ये पूछा था कि मतलब कि इंडक्शन टाइप मतलब केवल एसी, उसमें क्वेश्चन उल्टा कर दिया था कि केवल एसी मापने के लिए किस प्रकार का हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। उसने पूछ लिया था इंडक्शन टाइप, एक ऑप्शन दिया था उसमें, फिर एमसी टाइप और एमआई टाइप ऑप्शन दिया था, और ऑल ऑफ दीज दिया था। तो ऑप्शन उसमें क्या था, इंडक्शन टाइप, यानी बस केवल एसी मापता। क्वेश्चन पिछले पेपर में आप नहीं, पिछले पेपर में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था, आप ध्यान से देख लीजिएगा, जो पिछला पेपर मैंने अपलोड कर रखा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, रिपल फिल्टरिंग के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन फिर से दोबारा दोहरा दिया। पीछे हमने क्वेश्चन नंबर हमारा लगभग कौन सा था, लगभग हमारा वो क्वेश्चन था 32 नंबर का क्वेश्चन था। इन्होंने पूछा था कि मतलब रिपल किसका कैपेसिटर का यूज किया जाता है फिल्टर के लिए। तो हमारा जो जो फिल्टर के लिए जो यूज किया जाता है हमेशा रिपल फिल्टर के लिए, फिल्टरिंग के लिए कैपेसिटर का यूज किया जाता है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। आगे है 38 नंबर, ट्रांसफार्मर के कोर लॉस निर्धारित करने के उपयोग द्वारा किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर कोर लॉस निर्धारित करने के लिए क्या किया, देखिए इसका हम ट्रांसफार्मर से बहुत ही क्वेश्चन पूछ रखा है। तो देखिए जो हमारा कापर लॉस था निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते थे। तो ट्रांसफार्मर के कोर लॉस निकालने के लिए हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमारा कापर लॉस के लिए किया जाता है, ये भी गलत है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमारा था रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग करते हैं, अज्ञात रेजिस्टेंस ज्ञात करें, ये भी गलत है। और उपरोक्त सभी गलत हो, बस इसमें से बी ऑप्शन सही है, ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे डायनोमोमीटर इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग मुख्यतः किस रूप में किया जाता है। जो देखिए जो डायनोमो टाइप के इंस्ट्रूमेंट हमारे होते हैं मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है, तो ऑप्शन हमारा होगा वाट मीटर। मुख्य रूप से इसका यूज हम लोग किया जाता है वाट मीटर के लिए, ठीक है। नहीं तो डायनोमो प्रकार का एसी डीसी दोनों पे हमारा काम कर सकता है, लेकिन मुख्य रूप से उसका हम लोग देखेंगे तो वाट मीटर पे प्रयोग होता है, वाट मीटर के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें एसी एमीटर दिया है, डीसी एमीटर, डीसी वोल्ट मीटर दिया है, और ओमीटर दिया। तो वाट मीटर जो हमारा होता है वो डायनोमोमीटर इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग मुख्य रूप से होता है। आगे है 40 नंबर, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में निम्न में से कौन सा फोर्स मूविंग सिस्टम को इसकी फाइल पोजीशन में विराम अवस्था में लाता है। यानी जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है, एनालॉग में जो सुई वाली इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जो फोर्स मूविंग सिस्टम को किसको फाइनल पोजीशन पर विराम अवस्था, यानी मान लीजिए 3 प्रकार के टार्क लगते हैं। आपका जो भी मीटर होता है उसमें 3 प्रकार के टार्क लगते हैं। पहला लगता है हमारा डिफ्लेक्टिंग टार्क जो पॉइंटर को घुमाता है, एक लगता है कंट्रोलिंग टार्क जो इसको रोकता है। तो इस जब ये इधर से ढकेला ये इसको रोकेगा तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक वाइब्रेशन पैदा होता है। इस वाइब्रेशन पैदा होने को हम लोग किससे रोका जाता है, इसे डैम्पिंग फोर्स से रोका जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए होगा डैम्पिंग फोर्स। देखिए तीनों के दोनों आपको देखिए यहाँ पे मिले, डिफ्लेक्टिंग टार्क फोर्स होता है जो हमारे पॉइंटर को घुमाता है, आगे बढ़ाता है, कंट्रोलिंग फोर्स इसे रोकता है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत जब काम करते हैं, डैम्पिंग फोर्स क्या तो लगता है कांपने, ठीक है। तो डैम्पिंग फोर्स इसे क्या करता है, कांस्टेंट करता है, ठीक है। आगे आपको अच्छे समझ में आ गया। 41 नंबर जिन्होंने पूछा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मापन के द्वारा किया जाता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस किसे माप, इंसुलेटिंग मीटर, ओम मीटर, मेगर या वेन ब्रिज। तो इंसुलेटिंग में के जगह पर यहाँ पे आपका होगा मेगर। इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हम लोग हमेशा किसका यूज किया जाता है, मेगर का प्रयोग किया जाता है। अब 9 क्वेश्चन और हमारे यहाँ, ठीक है। तो 42 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने दिया है, एक संबंधित एक टर्न रेशियो में डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर में, डेल्टा और स्टार ट्रांसफार्मर में प्राइमरी लाइन वोल्टेज की अपेक्षा सेकेंडरी लाइन वोल्टेज अधिक होगी, या सेकेंडरी लाइन वोल्टेज की अपेक्षा प्राइमरी लाइन वोल्टेज अधिक होगी, या
सेकेंडरी लाइन वोल्टेज के प्राइमरी लाइन वोल्टेज के समान होगी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट है कि सेकेंडरी लाइन वोल्टेज की अपेक्षा प्राइमरी लाइन वोल्टेज क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, सेकेंडरी लाइन वोल्टेज की अपेक्षा प्राइमरी लाइन वोल्टेज अधिक होगी, क्योंकि ये डेल्टा है। डेल्टा में जो आपका होता है, याद रखिएगा, रिटर्न रेशियो दे के आपको फंसाया है, ऑप्शन पूछ रहा है किसी और चीज़ का। ठीक है, तो क्वेश्चन से आप भ्रमिएगा मत, पर अगर थोड़ी सी अध्ययन रहेगा तो आप अच्छे से इसे कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा डेल्टा होता है, इसमें हमारा लाइन वोल्टेज, जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है, और लाइन वोल्टेज जो हमारा होता है, डेल्टा की बात कर रहे हैं, लाइन वोल्टेज जो हमारी होती है वो ये फेज वोल्टेज के बराबर होती है। ठीक है, दोनों वोल्टेज क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, इसलिए प्राइमरी के लाइन वोल्टेज से क्या होगा, ये अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ठीक है, टर्न रेशियो देखिए आपको बस घपचिया दिया है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत होइएगा। 43 नंबर पूछा है, बहुत आसान से सवाल इन्होंने पूछ रखा है कि 0.5 ओम आर्मेचर रेजिस्टेंस वाले बिना स्टार्टर वाले 220 वोल्ट 10 एचपी का शंट स्टार्टिंग करंट कितना होगा। शंट स्टार्टिंग अगर इसकी बात करें तो देखिए क्या कर रहा है, द स्टार्टिंग करंट ऑफ ए 220 वोल्ट 10 एचपी शंट हैविंग ए आर्मेचर रजिस्टेंस आप 2 ओम विदाउट स्टार्ट इन। तो बिना स्टार्टिंग के करंट इसमें क्या फॉलो करेगी। तो अगर हम देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में तो बैक ईएमएफ नहीं रहेगा, इसको ध्यान रखते हुए बस आसान से कोई इसमें कुछ बस करंट पूछा है और सब कुछ इन्होंने दे रखा है। तो आई बराबर आपको याद है क्या होता है, भी अपान आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग भी देखेंगे कितना दिया है, 220/0.2 रखा है इन्होंने। ठीक है, तो दशमलव दिया है, तो दशमलव हटाने के लिए हम 10 का ऊपर गुणा 10 का नीचे गुणा करेंगे। ठीक, तो ऊपर हमारा हो जाएगा 2200, नीचे हो जाएगा 10। ठीक है, ऊपर हो जाएगा हमारा, बहुत आसान है, नीचे हो जाएगा 2। ठीक है, जो दशमलव था, दशमलव 2, जब इसे काटेंगे 22 हमारा हो जाएगा 1100, यानी 1100 एम्पियर हमारा क्या होगा, करंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखा जाए तो 1100 एम्पियर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, बहुत छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा था, बस आर्मेचर देख के और आपको एचपी देख के बस थोड़ा सा ये घपिया दिया था। ठीक है, एचपी का इसमें कोई रोल नहीं था, 10 एचपी का। ठीक है, कोई रोल नहीं था, तो उससे आपको बस ये डरवा रहा है। वोल्टेज तथा 44 नंबर पूछा है, द वोल्टेज तथा ट्रांसफार्मर में टर्न के माध्यम से क्या संबंध होता है। वोल्टेज तथा ट्रांसफार्मर के टर्न के मध्य क्या संबंध होता है। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड टर्न ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए इसमें कुछ कहा नहीं है, बस ध्यान रखिए। तो आप अगर ट्रांसफार्मर रेशियो पढ़े होंगे तो के बराबर देता है V2/V1 बराबर N2/N1। यही आपको मिलता ट्रांसफार्मर रेशियो के बराबर निकालने के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो आपका देखा जाए तो कौन सा होगा, इस अनुपात में होगा। तो V1/V2 ये भी सही, ये A1/K का होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे V1/V2 ये सही लग है, और N1/N2 ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारा ऑप्शन नंबर है यहाँ पे सही दिखा रहा है, लेकिन सी वाला गलत दिया है। अगर अच्छे से अध्ययन करें तो डी वाला भी गलत है, क्योंकि यहाँ V1 दे दिया, तो V1 नहीं होता है। और यहाँ देखें तो V1/V2 दिया है। ठीक है, V1/V2, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया, N2/N1 हो गया। तो यहाँ पे अगर बड़ा ध्यान से देखने पे आपको यही प्राप्त होगा कि अगर आपका यही प्राप्त होगा कि V1/V2 बराबर N1/N2, या तो ये कह सकते हैं, या तो V2/V1 N2/N1। ठीक है, तो इसमें K की वैल्यू 1/K देखना पड़ता है, 1/K। तो यानी जब 2 ऊपर रखेंगे तो बराबर K रखेंगे, और जब 1 ऊपर रखेंगे तो 1/K रखेंगे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत अच्छा चीज़ है, एक बार समझ जाएंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा। 45 नंबर है, डीसी मोटर में 3 पॉइंट स्टार्टर का आरंभिक प्रतिरोध से जुड़ा होता है। ठीक है, जो
देखिए डीसी मोटर से इन्होंने पूछा, डीसी मोटर में जो 3 पॉइंट स्टार्टर का अभिप्राय प्रतिरोध जुड़ा, तो प्रतिरोध किससे जुड़ा होता है, यही इन्होंने पूछ रखा है। ठीक है, तो आर्मेचर के समांतर नहीं, आर्मेचर के समांतर नहीं हो सकता, क्योंकि ये समानांतर ये जुड़ता ही नहीं है स्टार्टर हमारा। आर्मेचर के श्रेणी में, यहाँ ये हो सकता है, आर्मेचर श्रेणी में यही कंफर्म होगा। फील्ड वाइंडिंग के समांतर क्रम यही नहीं हो सकता। फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम, फील्ड वाइंडिंग से कोई मतलब नहीं होता। जो हमारा स्टार्टर होता है उस क्या करता है, आप पढ़े होंगे 3 पॉइंट स्टार्टर में स्टार्टर का प्रयोग क्या होता है, बस यहाँ से सेंस लगाइए। तो ये होता है कि स्टार्टिंग करंट को क्या करना, रिड्यूज करना, क्योंकि उस समय आर्मेचर में बैक ईएमएफ नहीं होता। जब बैक ईएमएफ नहीं होगा तो उसका क्या होगी, रेजिस्टेंस बड़ा लो होगा, बड़ा रेजिस्टेंस बहुत लो होगा तो करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करेगी, जिससे हमारी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल सकती है। तो आर्मेचर की श्रेणी क्रम में हमारा हमेशा आरंभिक प्रतिरोध लगा होता है। ठीक है, 46 नंबर इन्होंने क्वेश्चन पूछा, उसको देखते हैं कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में कोर में फ्लक्स होगा। जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है तो कोर में कौन सा फ्लक्स होगा, तो प्योर सीधी सी बात है, शुद्ध रूप से अल्टरनेटिंग। जो भी है आपके ट्रांसफार्मर में जो कोर में जो हमारा फ्लक्स पैदा होता है हमेशा क्या होगा, अल्टरनेटिंग होगा, क्योंकि हमारी जो भी फ्रिक्वेंसी है 50 है, तो हमारे कोर में हमेशा 50, हमारी जो फ्रिक्वेंसी 1 सेकंड में अप डाउन होगी, तो हमारा फ्लक्स वो भी तो अप डाउन होगा, तो इसलिए हमारी फ्लक्स भी क्या होगी, अल्टरनेटिंग होगी। रोटेटिंग, तो रोटेटिंग आपका जो होता है आपके मोटर में होता है 3 फेज के। ठीक है, आंशिक रूप से अल्टरनेटिंग, आंशिक रूप से रोटिंग, ये दो चीज़ तो नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें जो ट्रांसफार्मर उसमें घूमने वाला भाग कुछ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही होगा। ठीक है, शुद्ध रूप से अल्टरनेटिंग होगा। ठीक है, कंफर्म रहिए। फिर 27 नंबर, वे दो चीज़ें जो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तथा सेकेंडरी के लिए समान होते हैं। क्या होता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए समान होता है, रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस, ये नहीं हो सकता है दोनों के लिए समान होना। एम्पियर टर्न और एम्पियर वोल्टेज, करंट इंड्यूस्ड और वोल्टेज, या टर्न की संख्या और पावर। देखिए टर्न की संख्या और पावर तो नहीं हो सकता, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका सही, एम्पियर टर्न और प्रति टर्न वोल्ट, ये आपका ऑप्शन नंबर सही होगा। ठीक है, 47 का यही होगा, क्योंकि आपके अगर प्राइमरी में पर टर्न जितना वोल्टेज होगा उतना ही आपके सेकेंडरी में पर टर्न वोल्टेज होता है और उतना ही करंट होता है, ध्यान रखिएगा। आगे है ट्रांसफार्मर के एक कार्यक्षमता डिवाइस होते, क्योंकि अगर इंग्लिश में बात करें तो आप इंग्लिश बता रहे हैं, ए ट्रांसफार्मर इज द इफिशियंसी डिवाइस बिकॉज, मतलब ट्रांसफार्मर एक इफिशियंसी यानी एक कार्य उत्तम दक्षता की, यानी बहुत अच्छी दक्षता क्यों होती है, तो आपको पता ही है। एक कैपेसिटिंग कपलिंग के प्रयोग होता है, गलत, कैपेसिटिंग कोई मतलब नहीं है। इंडक्टिव कपलिंग प्रयोग होता है, कोई नहीं। एक इलेक्ट्रॉनिक कपलिंग का उपयोग करता है, ये भी गलत है। या एक स्टैटिक डिवाइस, क्योंकि ये आपका जो ट्रांसफार्मर है वह एक स्टैटिक डिवाइस है, जिसके कारण क्या है, इसकी कार्य क्षमता क्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि इसमें जो भी फ्रिक्शन हानि है ऐसा कुछ हानि नहीं है, और इसका लॉसेस बहुत कम है, इसके लिए इसकी दक्षता क्या होती है, उच्च होती है। 49 नंबर है, जब एक ट्रांसफार्मर को सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट होती है तो प्राइमरी इंडक्टेंस होता है। जब ट्रांसफार्मर जब सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट तो प्राइमरी इंडक्टेंस क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका है इसमें ये होगा कि कमी हो। जब इंडक्टेंस क्या होगा, जब सेकेंडरी शॉर्ट होते थे प्राइमरी की इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक गिर जाएगी। ठीक है, FET में क्या होता है, FET में होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिशन, या FET का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा, फील्ड इफेक्टेड ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है, लो इनपुट इम्पीडेंस होता है, या जीरो इम्पीडेंस होता है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका इसका ये सही होगा, हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है FET में। ठीक है, हमारा वीडियो आपको कैसा लगे आप ज़रूर बताइएगा, और आगे भी हम लोग किसी तरह क्वेश्चन और अपलोड करते जाएंगे, और आप अपनी तैयारी को सुधारते जाइए और अपने आप को परखते जाइए कि आपकी कितने लेवल में है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।